आज के एपिसोड में हम 167 से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस, कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम आज की ये है कि एक मिस्टर एक्स हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है सेक्शन 386 में। सेक्शन 386 आईपीसी। सेक्शन 386 आईपीसी किससे डील करता है? सेक्शन 386 डील करता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो एग्रीड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो कहती है कि टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ठीक है जी। अब इस ऑफेंस में एक अक्यूज्ड एक्स को उन्होंने अरेस्ट किया और उसको कस्टडी में रखा हुआ है। उसके 60 दिन हो चुके हैं, तो एक्स ने डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया। एक्स का क्लेम ये है कि जी इसमें 60 दिन का पीरियड बनता है, डिफ़ॉल्ट पीरियड जो होता है, और वो पूरा हो चुका है, तो मुझे बेल दे दीजिए। प्रोसिक्यूशन जो अपोज कर रहा है, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि नहीं जनाब, इसमें 90 डेज़ बनता है डिफ़ॉल्ट पीरियड और इसमें 60 डेज़ नहीं बनता, तो इसलिए अभी हमारे पास समय है चार्जशीट फाइल करने का, इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट नहीं बनता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि डिफ़ॉल्ट पीरियड 90 डेज बनता है या 60 डेज बनता है। ठीक है, तो 90 या 60 डेज किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पनिशमेंट पे। ठीक है जी। तो हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमने पनिशमेंट के संबंध में क्या पढ़ा था। इनफैक्ट लेट्स रीड इट इन द बेयर एक्ट इटसेल्फ। प्लीज टेक आउट सेक्शन 167। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये सिंपल सी एक बात बोल रहा है। 90 डेज कब होंगे? वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, पहली चीज। इम्प्रिजन फॉर लाइफ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ दूसरी, और तीसरी है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, और 60 डेज में एनी अदर ऑफेंस। तो अपना जो मेन क्राइटेरिया हमें इसमें डिकोड करना है वो है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखिए हो क्या रहा है कि जब हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं तो उस डिफ़ॉल्ट बेल का पीरियड 90 डे है या नहीं है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो पनिशमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और पनिशमेंट क्या क्या है? अगर तो डेथ पेनल्टी है तो वो 90 डेज होगा। डेथ पेनल्टी नहीं है, मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो भी वो 90 डेज होगा। और मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है लेकिन उस ऑफेंस में सजा 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, The punishment shall not be less than 10 years। तो अब हमें यह देखना है कि जो 386 की पनिशमेंट है वो क्या कह रही है। 386 की पनिशमेंट कह रही है कि टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि आप पनिशमेंट दे दीजिए, जितना आप ठीक समझे उतनी दे दीजिए, लेकिन वो 10 साल तक भी हो सकती है। एक्सटेंड टू है तो 10 साल तक भी हो सकती है। अब हमें यह देखना है कि 10 साल तक का मतलब और 10 साल से कम नहीं का मतलब सेम है या नहीं। इस डाउट का समाधान हमें मिलता है, बताता हूं आपको, एक मिनट कलर चेंज कर लूं जी। राजीव चौधरी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2001 सुप्रीम कोर्ट, 2001 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया? इस केस में यह कहा गया कि अगर किसी भी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है तो भैया वो 60 डेज की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 90 डेज के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है, इसका मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है? 10 इयर्स से लेस हो सकती है। और यहां पर ये कह रहा है कि 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले में मान लीजिए हम एक्सटॉर्शन की बात करें, जिसमें वो कह रहा है कि नॉट शेल विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, कि 10 साल तक भी हो सकती है लेकिन उससे कम भी हो सकती है। तो अगर उससे कम हो सकती है तो इसका मतलब वो 10 साल से कम भी हो सकती है। अगर 10 साल से कम हो सकती है तो वो 90 डेज के डिफॉल्ट पीरियड में नहीं आएगा, वो 60 डेज के डिफॉल्ट पीरियड में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद जब 2017 में राकेश कुमार पॉल 2017
राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम की जजमेंट आई तो उन्होंने इसी बात को दोबारा से दोहराया और माना कि अगर किसी भी ऑफेंस में उस ऑफेंस की, आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर उस ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट 10 साल से कम है तो वो 60 डेज में आएगा। मैक्सिमम चाहे 10 साल से ऊपर हो, मिनिमम पनिशमेंट उसकी 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम किस में आती है, देखिए अब कहां पर हम इसमें फंस सकते हैं थोड़ा बहुत। मान लीजिए एक ऑफेंस है, उस ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट 14 इयर्स है, सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट बता रखी है कि भाई द पनिशमेंट मे एक्सटेंड टू 14 इयर्स। अब मे एक्सटेंड टू 14 इयर्स का मतलब है कि वो 14 साल भी हो सकती है और 14 साल से कम भी हो सकती है। और वो 14 साल से कम हो सकती है तो 10 साल भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मैक्सिमम 14 है, लेकिन उससे कम भी हो सकती है, और कम तो भैया 7, 5, 6, 4 कितनी भी हो सकती है। तो यहां पर एक तो प्रॉब्लम हो सकती है कि अब हम क्या करें। ठीक है, अगर हम इस राकेश कुमार पॉल को माने तो अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि मिनिमम पनिशमेंट जो है वो है 10 से नीचे, और मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस, एक पर्टिकुलर ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स से नीचे और मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एक इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये बनता है इसमें कि मान लीजिए कोई ऑफेंस है जिसमें यह कहा गया है कि 4 से 14 साल तक की आप सजा दे सकते हैं। मिनिमम आपको 4 साल देनी है, मैक्सिमम आप 14 दे सकते हैं, आप इसके बीच में भी दे सकते हैं। तो देखिए अब मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, लेस देन 10, और मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी, मोर देन 10। तो अगर राकेश कुमार पॉल की माने तो भैया ये आना चाहिए 60 डेज वाले मामले में, क्योंकि राजीव चौधरी और राकेश कुमार पॉल में यही तो कहा गया कि मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम चाहे बेशक 20 साल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम टेस्ट 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए। दिस वॉज वॉट वॉज सेड इन राजीव चौधरी एंड राकेश कुमार पॉल। लेकिन हुआ क्या, 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचता है, और केस का नाम जरूरी नहीं है, सिर्फ आपकी वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, राजीव शर्मा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस मामले में क्या था, इस मामले में वही था 4 से लेके 14। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 4 से 14 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 डेज, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट 4 साल की हो गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया भैया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपली फॉलो किया राकेश कुमार पॉल को, और राजीव चौधरी की जो जजमेंट थी जिसमें 10 साल से कम का इंटरप्रिटेशन किया गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तो वही किया ना जो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड लॉ अवेलेबल है। लेकिन क्या हुआ, ये 60 दिन देने के बाद जो स्टेट थी दे वेंट इन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और अपील टू सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि साहब जो राकेश कुमार पॉल में ये बात कही गई है कि मैक्सिमम चाहे कितनी भी हो, मिनिमम 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए, आप कृपया करके उस क्राइटेरिया को रिकंसिडर कीजिए और उसकी इंटरप्रिटेशन को दोबारा से रिकंसिडर करने का समय आ चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए इस सवाल को हम अभी देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज पेंडिंग टिल नाउ। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे देता है तब तक राकेश कुमार पॉल में कहा गया लॉ ही वैलिड होगा। और वो क्लियरली क्या कहता है, वो सिंपली एक बात बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट 10 साल से नीचे है तो 60 डेज की कैटेगरी में आएगा, वो 90 डेज की में नहीं आएगा। 90 डेज की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस तब आएगा जब उसकी मिनिमम पनिशमेंट या तो 10 साल हो या 10 साल से ज्यादा हो। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का मतलब यह हुआ कि मिनिमम 10 से कम भी हो सकती है, तो इसमें भी क्या होगा, 60 डेज होगा। उदाहरण के तौर पे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑफेंस में पनिशमेंट एग्जैक्टली 10 इयर्स है, तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, 10 इयर्स, और हमने क्या कहा था, मिनिमम पनिशमेंट अगर 10 इयर्स है तो 90 डेज। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें सिर्फ जो अपन को जजमेंट्स याद रखनी है वो सिर्फ 2 रखनी है, एक तो राजीव चौधरी
वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली और राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, क्योंकि अभी तक भी 2021 तक भी आज तारीख है 17 जून, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, जो वो रिकंसिडर कर रहे हैं राकेश कुमार पॉल के इस वाले इंटरप्रिटेशन को। तो अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आरकेपी का लॉ ही लिखना है, राकेश कुमार पॉल का लॉ ही लिखना है कि ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं यार, ये क्या कह रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने अक्यूज को जो अरेस्ट किया हुआ था उसको रिमांड पे भेज दिया सेक्शन 167 के अंदर, ठीक है। उसी दिन अक्यूज ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी जिसको कि मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए जब अक्यूज को लेके आए पहली बार तो उसी समय अक्यूज ने कहा साहब ऐसे ही मुझे गड़बड़ में पकड़ा हुआ है तो कृपया मुझे आप बेल दे दीजिए, तो अक्यूज ने बेल रिजेक्ट कर दी और उसको भेज दिया कस्टडी में। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, हमें उससे अभी फर्क नहीं पड़ता है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि उसे कस्टडी में भेज दिया सेक्शन 167 का पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी। अब अक्यूज पहुंच गया हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439 में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट चला गया। अब हुआ क्या कि जब वो हाई कोर्ट गया तो कोर्ट ने ये जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था इसको रिवर्स कर दिया और उसको बेल ग्रांट कर दी, ठीक है। और बेल ग्रांट कर दी तो भैया अक्यूज को बेल पर रिलीज कर दिया, और ये सब होने में वो 10 दिन कस्टडी में रहा। कहने का मतलब ये है कि जब मजिस्ट्रेट ने उसको कस्टडी में भेजा उसके बाद वो हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिली है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रिवर्स हुआ है और उसे बेल मिली है, तो इस सब मामले में वो 10 दिन तक कस्टडी में रहा है, 10 डेज, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि भैया स्टेट जो था वो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उन्होंने वहां पर जाके उसको चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, और हाई कोर्ट का रिवर्स ऑर्डर करने का मतलब ये हुआ कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था कस्टडी का वो रिवाइव हो गया। अब वो रिवाइव हो गया तो इसका मतलब बेल हो गई कैंसिल, और भैया वापस से आप कस्टडी में आ जाओ, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया था वो ठीक था। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ऑर्डर ठीक नहीं है, उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने थे ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट रिवाइव हो गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट रिवाइव हो गया तो अक्यूज को फिर से कस्टडी में जाना पड़ेगा। अब अक्यूज रहा 80 दिन तक कस्टडी में, और 80 दिन तक कस्टडी में रहने के बाद उसने डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया। उसका कहना ये है अक्यूज का कि भैया 10 दिन तो मैं पहले रहा कस्टडी में, जब मुझे हाई कोर्ट ने छुड़वाया उससे पहले मैं 10 दिन में कस्टडी में रहा, और अब मुझे 80 दिन और कस्टडी में हो गए हैं, जब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के रिवर्सल ऑर्डर से और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को के रिवाइव करने से जब मुझे दोबारा से कस्टडी में लिया गया तो मैं 80 दिन कस्टडी में रहा हूं, तो टोटल मैं 90 डेज कस्टडी में रहा, ठीक है जी। अब क्योंकि मेरे 90 डेज हो चुके हैं तो डिफॉल्ट पीरियड मेरा पूरा हो चुका है, तो भैया मेरा राइट बनता है मुझे आप डिफॉल्ट बेल दें और मुझे घर जाने दें, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि देखिए इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में शुरुआत में सेक्शन 167 में मजिस्ट्रेट ने कस्टडी दे दी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये कस्टडी पूरे 90 डेज चालू रहती तो भैया डिफॉल्ट बेल भाग के मिलती तुम्हें, कोई इंटरप्रिटेशन कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि देखिए डिफॉल्ट बेल कब मिलती है, जब डिफॉल्ट पीरियड कंप्लीट हो जाए। डिफॉल्ट पीरियड किस चीज का, जो 167 में मजिस्ट्रेट ने जो कस्टडी दी है उसका, 167 में जो मजिस्ट्रेट ने कस्टडी दी है उसका डिफॉल्ट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो डिफॉल्ट बेल का राइट बन जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऑर्डर किसका चला, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने जो कस्टडी ऑर्डर दिए थे वो तो सिर्फ 10 दिन रहा ना, बाद में किसकी ऑर्डर से वो वापस वो दोबारा से कस्टडी में आया जो 80 दिन वो कस्टडी में रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि भैया 167 तो कहता है कि मजिस्ट्रेट भेजेगा कस्टडी में, तो क्या हायर कोर्ट के पास भी 167 के तहत किसी भी अक्यूज्ड को, अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में भेजने का पावर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, और सिर्फ हमारे सामने नहीं आया, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। और प्लीज इस जजमेंट को आप नोट कर लीजिए।
अगर ये जजमेंट मान लीजिए पूछ ली जाती है एग्जाम में और आप जजमेंट कोट कर देते हैं तो दैट विल रियली क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन, क्योंकि ये 2021 का केस है, 2021 लेटेस्ट केस ऑन डिफॉल्ट बेल। केस का साइटेशन है गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2021 सुप्रीम कोर्ट। सॉरी, तो क्या कहा गया गौतम नवलखा के केस में? गौतम नवलखा के केस में यह कहा गया कि भैया जो 167 में पावर है कस्टडी में भेजने की वो मजिस्ट्रेट की तो है ही है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई सुपीरियर कोर्ट या कोई हायर कोर्ट, अब हायर कोर्ट में कौन कौन आ गया? कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। अगर किसी हायर कोर्ट के ऑर्डर से कस्टडी में जाता है अक्यूज पर्सन अरेस्ट के बाद, तो वो भी कस्टडी 167 की कस्टडी मानी जाएगी और इस तरीके से हायर कोर्ट के पास भी पावर है सेक्शन 167 में कस्टडी में भेजने का। तो सवाल हमारे पास जो आया निकल के गौतम नवलखा के केस में, वो क्या आया मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड बताते हैं, एक सेकंड रुकिए आप। गौतम नवलखा के केस में पूछा गया कैन ए हायर कोर्ट ग्रांट कस्टडी अंडर सेक्शन 167, ठीक है। तो इसका जवाब हमने दिया यस। गौतम नवलखा जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यस, कस्टडी कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 बाय द हायर कोर्ट। देखिए, दो द पावर अंडर सेक्शन 167, दो द पावर अंडर सेक्शन 167 इज वेस्टेड विद द मजिस्ट्रेट। भाई बेर एक्ट में तो मजिस्ट्रेट ही लिखा हुआ है ना, लेकिन द पावर अंडर सेक्शन 167 इन अप्रोप्रिएट केस कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय कोर्ट्स विच आर सुपीरियर टू मजिस्ट्रेट। अब कोर्ट्स विच आर सुपीरियर टू मजिस्ट्रेट कौन से, मैंने आपको बताया, इट कैन बी कोर्ट ऑफ सेशन, इट कैन बी हाई कोर्ट और इट कैन बी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, तो आई होप दिस डाउट इज क्लियर कि यस 167 की जो पावर्स हैं उसमें मजिस्ट्रेट में तो वेस्टेड है ही है, लेकिन सुपीरियर कोर्ट भी 167 का यूज करते हुए कस्टडी दे सकती हैं। अब अगर कस्टडी दे सकती हैं तो सिंपल सी बात है, पहले 10 दिन की थी और इसको ऐड किया जा सकता है, अब 80 दिन की हो गई, तो टोटल 90 डेज की कस्टडी आपकी हो गई है और उसका अक्यूज का डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है, भैया उसे अपने घर जाने दीजिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बट जस्ट रिमेंबर द केस गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2021 सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल गौतम नवलखा के केस में ही पूछा गया कि क्या 167 का इस्तेमाल करते हुए हम अक्यूज को हाउस अरेस्ट में भेज सकते हैं। भाई 167 कस्टडी की बात करती है, कौन सी कस्टडी की बात करती है? दो कस्टडी, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। लेकिन गौतम नवलखा के केस में सवाल पूछा गया कि क्या किसी को हम हाउस अरेस्ट में भेज सकते हैं क्या। हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया वो अपने घर में ही रहेगा, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाएगा। बाहर सिक्योरिटी पर्सनल रहेंगे, ना अंदर कोई जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। दिस इज हाउस अरेस्ट। ठीक है, तो गौतम नवलखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इट इज हाई टाइम कि हम हाउस अरेस्ट को भी 167 में कंसिडर करें, लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल और एप्रोप्रिएट केस में होना चाहिए। दिस इज द क्रक्स वर्ड्स, एप्रोप्रिएट केस। ऐसा नहीं कि भाई मजिस्ट्रेट किसी भी उसमें, क्योंकि यार हर व्यक्ति चाहेगा कि यार जेल में रहने से तो अच्छा है, पुलिस कस्टडी में रहने से तो अच्छा है कि मजिस्ट्रेट मुझे अलाउ कर दे कि मैं हाउस कस्टडी में रहूं, लेकिन हाउस अरेस्ट में रहूं। लेकिन ये हर मामले में नहीं करना है, ये एप्रोप्रिएट मामले में करना है जिसमें उसे कंसिडर करना है अक्यूज्ड की एज को, उसकी हेल्थ कंडीशंस को, उसके एंटीसीडेंट्स कैसे हैं, उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। अच्छा, नेचर ऑफ क्राइम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें रहेगा कि नेचर ऑफ क्राइम कैसा था। भाई अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है तो हाउस अरेस्ट, बेशक एज आपको कहती हो, हेल्थ कहती हो, तो भी आपको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी देनी चाहिए। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। एप्रोप्रिएट केस में कोर्ट इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करेगी और कंसिडर करने के बाद कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगी कि इस पर्टिकुलर मामले में हाउस अरेस्ट बनता है या नहीं बनता है। एंड ऑब्वियसली दैट विल बी द जुडिशियल डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट आफ्टर अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। लेकिन दैट इज फॉर श्योर, ये पक्का है, अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए
कि भैया क्या 167 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउस अरेस्ट भी दिया जा सकता है, मतलब हाउस कस्टडी? तो इसका जवाब है यस। और सिंपली आपको बताना है कि गौतम नवलखा के केस में, जो कि 2021 का केस है, इस मामले को सेटल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, हाउस अरेस्ट भी दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप हाउस अरेस्ट दे रहे हैं तो आपको स्पेशल सिक्योरिटी पर्सनल उस घर के बाहर बैठाने पड़ते हैं, ठीक है। अब पहले ही इंडिया के पास जो पुलिस फोर्स है उसकी स्कैरसिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का उसका काम है, उसी में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ द मैन फोर्स दैट वी आर हैविंग। तो ऐसे में अगर हम हाउस अरेस्ट बहुत लार्ज स्केल पे अलाउ करने लगे, उसको बहुत हमने जनरल चीज बना दी, तो दिक्कत यह आएगी कितने पुलिस पर्सनल कहां से लेके आएंगे हम? अदर देन दैट, इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को भी दिक्कत आएगी। तो अगेन हमें यह ध्यान रखना है कि भैया ये एप्रोप्रिएट केस में ही हो, ये ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल सिचुएशन में भी इसको आप अलाउ कर दें। दिस शैल ओनली बी इन एप्रोप्रिएट केसेस। अब हम सेक्शन 167 के बिल्कुल लास्ट एस्पेक्ट पे पहुंच गए हैं और बहुत ही सिंपल सा एस्पेक्ट है, उसको देखते हैं। लेकिन वी विल चेंज द कलर फर्स्ट। लेट्स टेक दिस कलर जी। देखिए, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको 167 के ऑर्डर में आपको कस्टडी में भेज दिया गया है, तो जो कस्टडी, जो रिमांड ऑर्डर है ना, उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। तो अगर अपील नहीं हो सकती है तो आपके पास रेमेडी क्या है? भाई आप सुपीरियर कोर्ट जाएंगे। जब मैं बार बार बोल रहा था कि वो सुपीरियर कोर्ट चला गया, तो कैसे चला गया? तो देखिए, रेमेडी आपके पास दो है। या तो आप सेक्शन 482 में एप्लीकेशन लगाएं, ठीक है जी, 482 हम डिटेल में कर चुके हैं। इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, जिसमें कि जस्टिस के लिए या न्याय के लिए, मतलब जस्टिस एंड न्याय आर ऑब्वियसली द सेम थिंग, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आपको कुछ ऐसा ऑर्डर पास करना पड़े जो कि उस पर्टिकुलर केस की रिक्वायरमेंट है। तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सेक्शन 482, सिर्फ आपको यहां पर मुझे ये समझाना है कि एक रेमेडी सेक्शन 482 की एप्लीकेशन है। जिस तरीके से हम सेक्शन 482 में क्वॉशिंग की एप्लीकेशन लगाते हैं, क्वॉशिंग ऑफ FIR, क्वॉशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसी तरीके से इस जो कस्टडी का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो 482 में। दूसरा, एक नया प्रोविजन तो नहीं कह सकते, एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें हैबीज कॉर्पस की रिट पिटीशन भी रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करनी शुरू हो गई है। तो गौतम नवलखा की, अगेन गौतम नवलखा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बिल, और क्योंकि ये 2021 की है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गौतम नवलखा के केस में ये मुद्दा भी उठा कि भैया हम क्या रिट पिटीशन लगा सकते हैं हैबीज कॉर्पस की रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में? देखिए, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगेन प्लीज नोट डाउन, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2021 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक चीज क्लियरली बोल दी, भैया ठीक है, आप हैबीज कॉर्पस की लगाना चाहते हो आप लगा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी उसमें भी हैबीज कॉर्पस लगा दो, क्योंकि हैबीज कॉर्पस में जो डिटेंशन है वो इलीगल होनी चाहिए। अब जब 167 में मजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि वो कस्टडी में भेज दे, तो भैया उसके पास तो लीगल पावर थी, CRPC ने तो उसको पावर दी है, उसने कुछ गलत थोड़ी ना किया है कि आप उसको इलीगल बोल रहे हैं। अब मान लीजिए उसको 167 में पावर्स ही नहीं होती और फिर मजिस्ट्रेट उसको भेज देता, तो आप क्लेम कर सकते थे कि साहब ये इलीगल डिटेंशन है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने तो बाकायदा अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, उस पावर का जो पावर उसको दी है 167 ने, तो आप हैबीज कॉर्पस कैसे लगा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेस में, और वो दो सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहला सर्कमस्टेंस ये है कि जब जो रिमांड है वो एब्सोल्युटली इलीगल हो, जो मैंने कहा कि यहां पर लीगल था 167 में, लेकिन अगर रिमांड इलीगल है और जुरिस्डिक्शन के बिना किसी ने आपको रिमांड पे भेज दिया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हैबीज कॉर्पस की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यार अभी तो मैं बोल रहा था कि 167 में जो कस्टडी की देने की पावर है वो CRPC ने दी है मजिस्ट्रेट को, तो वो लीगल होगा, तो यहां पर मैं इलीगलिटी की बात कैसे कर रहा हूं? एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए अरेस्ट ही इलीगल है, मान लीजिए अरेस्ट ही इलीगल है,
और मजिस्ट्रेट साहब ने बिना चेक किए कि अरेस्ट लीगल है या इलीगल है उसको कस्टडी में भेज दिया। भैया मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर तो है कस्टडी में भेजने की, लेकिन अगर अरेस्ट इलीगल है तो फिर आप कस्टडी में नहीं भेज सकते हो। तो इस तरीके से आपकी कस्टडी भी इलीगल हो गई, आपका रिमांड ऑर्डर भी इलीगल हो गया। तो अगर ऐसा कोई रिमांड ऑर्डर है जो इलीगल है, उसके अगेंस्ट आप हैबीज कॉर्पस लगा सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, देखिए ये थोड़ा सा, हालांकि पहली सर्कमस्टांस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रही है, ये आपसे एक सिंपल सी बात बोल रही है। मैंने आपको 167 के पिछले एपिसोड्स में भी बताया कि ऐसा नहीं है कि एक मैकेनिकल मैनर में मजिस्ट्रेट अपनी 167 की पावर्स का इस्तेमाल कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अक्यूज्ड को लेके आए मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट ने सीधा पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। नहीं भाई, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप किसी को सलाखों के पीछे डाल रहे हो, किसी को डिटेन कर रहे हो, उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीन रहे हो। मजिस्ट्रेट साहब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको मैकेनिकली नहीं करेंगे, आपको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि भैया इसमें कस्टडी की जरूरत है भी या नहीं है, या बिना बात हम इसको अंदर डाल रहे हैं। मान लीजिए उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी ही नहीं है, ना उसके कोई भागने का चांस है, ना कोई, मैं सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, वो चांस है नहीं है वो उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन उसको कस्टडी में रखने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है और फिर भी आप उसको कस्टडी में रख रहे हो। इसका मतलब मजिस्ट्रेट साहब आपने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। आपने क्या किया, ठीक है यार रूटीन है, कागजी आ गए, पुलिस लेके आ गई, चलो चलो इसको कस्टडी में भेजो। ऐसे नहीं यार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जुडिशियल माइंड अप्लाई कीजिए, जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद ही आप उसको कस्टडी में भेजेंगे। और इसीलिए मैंने आपको बताया था, इसीलिए वो सब प्रावधान है कि आपको रीजंस देने पड़ेंगे, आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजन, उसके बाद आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो रीजंस भेजेंगे। ये इसीलिए बनाए गए थे प्रावधान ताकि मैकेनिकल तरीके से काम ना हो, मजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें। तो दूसरी सर्कमस्टेंस ये है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते हैं तो उस मामले में भी अक्यूज क्या करे, सीधा हैबीज कॉर्पस की रिट पिटीशन लगा दे कि जनाब दिस इज इलीगल डिटेंशन और मुझे आप इनसे आजाद कराइए। इस तरीके से आई थिंक हमने 167 को बहुत ही होलिस्टिक तरीके से कवर कर लिया है। हालांकि एपिसोड्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं, बट आई थिंक अब किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले सवाल को हमने कंसिडर कर लिया है। हालांकि नोट्स में मैंने इससे ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस और दिए हैं, आप उनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, वो आपकी नॉलेज एनहेंस करेंगे। एग्ज़ाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है और इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट यू टू गो थ्रू दोज डिटेल्स। उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेट मी चेक आउट हैं कितने क्वेश्चन, एक सेकेंड। टोटल 43 क्वेश्चंस हैं जो नोट्स मैंने आपको PDF भेजी है। तो उनमें से यार जो PDF मेरे ख्याल से, अगर कितना मैंने बोला आपको 43 ना, हाँ 43, तो 43 में से मुझे लग रहा है कि मैंने 38 से लेके 39 कवर कर लिए हैं। तो 3-4 क्वेश्चन ही रहते होंगे उसमें से, और वो क्वेश्चन मैंने वो छोड़े हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए इतने रिलेवेंट नहीं है। लेकिन एज एन एडवोकेट, एज समवन फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, अगर आप उन चीज़ों की डिटेल में जाते हो तो ऑब्वियसली दैट विल ऑलवेज गिव यू द हाई, और एक जो एक लीगल पंप होता है कि यू विल ऑलवेज फील एम्पावर्ड, तो वो आपके केस में रहेगा। मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता था उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। दे आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस इट विल बी गुड इफ यू विल रीड दोज क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक्शन 167 पे काफ़ी टाइम लगा दिया है। ऑलमोस्ट आई थिंक 5 एपिसोड्स वी हैव डन, मे बी 5 or 6 or 4, आई एग्जैक्टली डो नॉट रिमेंबर, आई थिंक 5। तो ठीक है भाई, अब 167 को कॉन्क्लूड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले प्रोविजन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।